नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम मुद्दा में। दिल्ली में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आखिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि तमाम विपक्षी पार्टी पहले से चुनाव की मांग कर रही थी, तो क्या बीजेपी ने चुनाव में शामिल होकर अपने घुटने टेक दिए, या महंगाई से डरी हुई बीजेपी ने आखिरकार फैसला कर लिया कि हम चुनाव में जाएंगे। इस चुनावी यात्रा को बीजेपी कैसे पार करेगी, इस तमाम मसले पे हम बात करेंगे। और भी सारे सवाल हैं, लेकिन हमारे साथ मेहमान के नाम पे सिर्फ एक है, विजेंद्र गुप्ता जी। पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ा कि एक छोटी सी बात थी कि चुनाव कराया जाए कि सरकार बनाया जाए, और तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि नहीं, चुनाव कराया जाए। आप लोग इतनी छोटी सी बात में दुविधा क्या थी जो अब तक तय नहीं हो पाया और आखिरकार तय हुआ कब चलें चुनाव में चलते? मैं माफ़ी चाहूँगा, आपकी भूमिका पर मुझे थोड़ा व्यंग और हास्य व्यंग लगा और हास्यप्रद भी लगा। आपने दो बातें कही। पहली तो ये कि महंगाई, आप जानते हैं, सब जानते हैं कि पिछले 100 दिन के अंदर अंदर किस तरह मोदी जी ने 4 से 5 बार पेट्रोल के और डीजल की कीमतों में भारी कटौती की है। आज क्रूड ऑयल कितनी तेज़ी से नीचे आ रहा है। आज सब्जियों की कीमतें कितनी तेज़ी से नीचे आ रही हैं। आज प्रॉपर्टीज़ की, यहाँ तक मैं कहूँगा, कीमतें बड़ी तेज़ी से नीचे आ रही हैं। गोल्ड की कीमत भी नीचे आ रही है। तो लगातार इतने कम समय में उन जगहों पर प्रहार किया है, उन जगहों पर कमी की है जिससे बाकी सब चीज़ों पर, महंगाई पर उसका सीधे तौर पर असर पड़ेगा। और आंकड़े बता रहे हैं कि इतना बड़ा अंतर इतने कम समय में किसी सरकार ने स्थापित किया हो, इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो इसलिए कहते हैं कि ये एक आगाज़ है जो एक अच्छे दिनों की जो है आगाज़ को स्थापित कर रही है। और दूसरा मेरा ये कहना है कि आपने एक विषय किया कि दिल्ली में चुनाव को लेकर के भाजपा ने तो सबसे पहले, अगर आपको ध्यान हो, अगर याद हो तो मैं जोर देकर कह रहा हूँ, 12 दिसंबर 2013 को उपराज्यपाल के पास जाकर कहा था, जब उन्होंने बुलाया था कि हमारे पास बहुमत नहीं है, हम सरकार नहीं बना सकते, बेहतर होगा आप इसका दोबारा चुनाव में जाएं। 12 दिसंबर 2013 को, 8 दिसंबर को चुनाव संपन्न हुए थे, मतदान हुआ था, काउंटिंग हुई थी 8 दिसंबर को, और उस दिन तय हुआ था कि दिल्ली में हंग असेंबली है और हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे। तो जब हम 12 दिसंबर को जाकर के उपराज्यपाल को कह सकते हैं कि हमारे पास बहुमत नहीं है और आप इस पर विचार करिए दोबारा चुनाव में जाने, उस समय सो कॉल्ड ये पार्टियां जो अब गाल बजा रही थी, इतने दिन से नौटंकी कर रही थी, नाटक कर रही थी, वो आपस में मिल गई, जो चुनावों में एक दूसरे को गाली दे रहे थे। यानी वो आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करती है, कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई उन्होंने दिल्ली के अंदर, और चुनाव को टालने के लिए। उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव तक, उसके परिणाम तक, नई सरकार के गठन तक यूपीए का शासन था। 4 महीने तक दोबारा चुनाव क्यों नहीं घोषित किए गए, क्यों उसको रोका गया? कांग्रेस बताए और आम आदमी पार्टी बताए, दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी। और जिस दिन परिणाम आए 16 मई को, उसके बाद 21 मई को एक उपराज्यपाल को पत्र लिखते हैं केजरीवाल कि दिल्ली में विधानसभा को भंग ना किया जाए, और एक बार हम फिर से तलाश करेंगे, संभावनाएं तलाशेंगे और सरकार बनाने की। और उसके बाद मनीष सिसोदिया के एक रिश्तेदार के घर एक मीटिंग होती है कांग्रेस की और आम, जिसको रिकॉर्ड पर दोनों पार्टियों ने माना है कि हम मिले थे, मिलकर के दोनों ने फैसला किया हम मिलकर सरकार बनाएंगे, मिलकर सरकार बनाएंगे और मनीष सिसोदिया को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो ये सब प्रयास क्या थे? चुनावों को, विधानसभा को भंग करने से रोकना। फिर उसके बाद आखिरी दिन भी, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को, हमने कभी ये दावा ही नहीं किया कि हम सरकार बना सकते हैं, हमने कभी अपना दावा पेश ही नहीं किया, हमने नहीं किया पेश। आरोप लगता, मैं वही कह रहा हूँ कि आप प्रयास कर रहे हैं। अगर हमने लोग खुल के बोल नहीं रहे थे कि हाँ मैं सरकार नहीं बनाऊंगा। अगर हमने प्रयास किया होता तो हम दावा भी पेश करते। मैं ये जानना चाहता हूँ
कि पिछले 11 महीनों में मुझे बताया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या एक मर्तबा भी जाकर उपराज्यपाल के पास दावा पेश किया, जबकि आम आदमी पार्टी ने दावा पेश किया, जबकि उसके पास हमसे कम विधायक थे, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। और इतना ही नहीं, आखिरी दिन जिस दिन उपराज्यपाल ने बुलाया उस दिन उन्होंने ट्वीट कर कर कहा कि मैं सेकंड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हूँ, मुझे आमंत्रित किया जाए दिसंबर की तरह सरकार बनाने के लिए। कहा जाता है कि एक तो पहली बात कि आप नंबर का जुगाड़ नहीं कर पाए, दूसरी बात कि आपके जो बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं ऊपर लेवल पे, उनमें ही मत भिन्नता थी कि सरकार बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। इस मामले पर एक नहीं हो पा रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए जोड़ तोड़ से, कुछ लोग कहना था हमें फ्रेश इलेक्शन में जाना चाहिए। तो वहाँ तो सवाल देखिए, हमने पहले दिन पहली बात तो ये कि हमने अगर जोड़ तोड़ करना होता तो हम 12 दिसंबर को जाकर के उपराज्यपाल को उनके बुलाने पर ये क्यों कहते कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। हम समय लेते, हम कहते कि हमें कुछ दिन का समय दिया जाए, हम इसका प्रयास करते हैं। हमने एक ही मीटिंग में एक बार बुलाया और सीधा 1-on-1 उनको मना कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमारे दिमाग में उस तरह की स्थिति नहीं थी। दूसरा, अगर आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कई मौक़ों पर कुछ बयान दिए, मैं उस पर साफ रूप से आपको बताना चाहता हूँ, हमने बार बार यही कहा कि नैतिकता से भारतीय जनता पार्टी समझौता नहीं करेगी। किसी अनैतिक जोड़ तोड़ को हम बढ़ावा नहीं देंगे। लेकिन अगर इस पूरे माहौल के अंदर विधायक, सदन के विधायक विभिन्न पार्टियों के ये बार बार आवाज़ उठाते रहे, खुद आम आदमी पार्टी के विधायकों ने कई बार अपील की कि विधानसभा को भंग ना किया जाए, सरकार बनाई जाए और भारतीय जनता पार्टी इसकी पहल करे। खुद आम आदमी पार्टी के विधायकों ने ये बोला, खुद कांग्रेस के विधायकों ने बोला, यहाँ तक कि जो इंडिपेंडेंट विधायक थे उन्होंने तो सीधे तौर बिना मांगे भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन सौंप दिया कि हमारा समर्थन बिना शर्त भाजपा को है। जब इस तरह की परिस्थितियाँ थी तो क्या एक चुनी हुई सरकार बनाने के लिए अगर चारों तरफ से आवाज़ आ रही है तो क्या मेरी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं उन आवाज़ों को सुनने की कोशिश करूं। लेकिन हमने कहा हम नैतिकता से कोई समझौता नहीं करेंगे। बार बार हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया गया। हमने कहा जब भी उपराज्यपाल हमको बुलाएंगे हम अपनी भूमिका सुनिश्चित करेंगे कि हमें क्या करना है, हम निश्चित रूप से उपराज्यपाल को बताएंगे। और वही हुआ। जिस दिन उपराज्यपाल ने हमको बुलाया हमने 1 मिनट नहीं लगाई और हमने उनको चिट्ठी सौंप दी कि फिर वही 12 दिसंबर वाली बात दोहराते हुए कि हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तो इसमें कौन सा मौका ऐसा है? सिर्फ वो दल की सत्ता है, गृह मंत्रालय आपका है, सब कुछ है। आप जितनी जल्दीबाजी में 2 दिन में सारा फैसला कर लिए कि राज्यपाल को चिट्ठी देने के बुलाने के बाद, मिलने के बाद कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, तुरंत सिफारिश हो गई, अधिसूचना जारी हो गई। इतनी तेजी से और काम हो सकता है? देखिए, ये अभी आपको ध्यान होगा, अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में तारीख थी, शायद 1 नवंबर की तारीख थी, 1 नवंबर को तारीख थी और सुप्रीम कोर्ट ने खुद उपराज्यपाल के प्रयासों की सराहना की थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि एक चुनी हुई सरकार के गठन के लिए जो भी प्रयास उपराज्यपाल कर रहे हैं वो प्रशंसनीय हैं। तो फिर शक और शुबा कहाँ रह गया? क्या हमें संवैधानिक व्यवस्थाओं पर और संस्थाओं पर विश्वास नहीं है? क्या हमें राष्ट्रपति पर विश्वास नहीं है? क्या हमें उपराज्यपाल जैसी संस्था पर विश्वास नहीं है? ये अविश्वास कौन प्रकट कर रहा है? जिनको भारत के संविधान पर अविश्वास प्रकट करते हुए हमने कई मर्तबा देखा है। जो लोग ये कहते हैं कि 26 जनवरी की परेड जनपद पर नहीं होने दी जाएगी और वहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में हम धरना देंगे, यानी कि आप कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं। एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होने के बाद आप भारत के संविधान की अवहेलना करने का कि खुलेआम जो है वो प्रोवोकेटिव स्पीचेस देते हैं, आप लोगों को उत्तेजित करते हैं, आप वो उनसे हम ये कैसे अपेक्षा रख सकते हैं कि वो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं? अच्छा विजय जी, चलिए चुनाव का तो अब तय हो गया कि चुनाव होने जा रहा है। सवाल है कि आप बिना नेता का क्यों जा रहे हैं? क्या दिल्ली नेता? देखिए, हमारा साफ रूप से कहना है, ये प्रश्न हमारे सामने महाराष्ट्र में भी रखा गया था, ये हरियाणा में भी रखा गया था, ये प्रश्न झारखंड में भी रखने की कोशिश कर रहा है मीडिया। ये प्रश्न जब हर पार्टी का अपना एक नीतिगत फैसला होता है कि उसको चुनाव में किस रूप में जाना है और किस प्रकार से उस चुनाव को लड़ना है। क्योंकि पार्टी ने ये तय किया है कि एक राज्य में
किसी नाम को लेकर जा रहे हों और दूसरे में ना जा रहे हो, तब तो आपका सवाल ये, मैं इसको वैलिड सवाल कह सकता हूँ। लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार हाल फिलहाल में जितने चुनाव हो रहे हैं, सब बिना भारतीय जनता पार्टी ने कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ने एक फैसला लिया और उस फैसले का पालन दिल्ली में हो रहा है। तो दिल्ली कोई बाकी राज्यों से अलग नहीं है। तो ये जो इसलिए अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि जगदीश मुखी बीजेपी की तरफ से होंगे, ये कहाँ से उनको सपना आ रहा है? देखिए, या तो आप लोगों ने कहा होगा उनको कि जगदीश मुखी हमारी तरफ से होंगे, मैं तो इनको यही कहूँगा कि ये जो पार्टी है ये झूठ और फरेब पर आधारित पार्टी है। लोगों को गुमराह करना इनका मानो एक इनको जन्मसिद्ध अधिकार हो, इसलिए ये पार्टी अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। जो बात ये कहते हैं उसमें तो मैं इतना ही कहूँगा कि इनसे हर बार यही पूछना पड़ेगा कि आर यू सीरियस? क्या आपके यहाँ और नेता कोई दौर में नहीं है? सुनने में आ रहा है कि आपके यहाँ विजय गोयल जी दौर में हैं, आपके यहाँ हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री होने के बाद भी मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं, आपके यहाँ जगदीश मुखी हैं ही, सतीश उपाध्याय हैं ही, तो इतने मुख्यमंत्री दौड़ रहे हैं दिल्ली के लिए। ये तो मैंने आपके मुंह से ही सुना है। तमाम मुझे तो आपकी इस बात में कोई दमी नजर नहीं है, माफी चाहूँगा। आप ही बना रहे हैं मुख्यमंत्री दावेदार, हमने तो किसी को नहीं बनाया। नहीं, हर जगह और जो नाम आप ले रहे हैं वो कोई मुझे उसकी रेलेवेंस भी नहीं समझ में आई। हर चुनाव में अब तक जितने भी दिल्ली में चुनाव हुए, कहीं न कहीं आपने प्रोजेक्ट किया है। एक अगर 1993 को छोड़ दिया, पार्टी ने 1993 में आपकी तरफ से नहीं था, मदन लाल खुराना जी। अब आप वर्तमान में जाइए ना, वर्तमान में किसी भी प्रदेश में क्या पार्टी मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट करके गई है? ये जा रही है या जाएगी? आप बताइए। दिल्ली को उससे अलग करके कैसे आप देख रहे हैं? मुझे इसका सवाल का जवाब चाहिए। जब किसी राज्य में इस प्रकार की परिपाटी नई पार्टी अडॉप्ट कर रही तो फिर दिल्ली में अलग से क्यों? अच्छा, चलिए, नहीं तो इसके बाद नेता तो इन्हीं लोगों में से तय होगा। जो चुन करके आएंगे उनमें से नेता तय हो जाएगा। जो लोग चुनाव लड़ेंगे चुन करके जाएंगे, उसके बाद आप कयास लगा लेना। जो लोग चुनाव ही नहीं लड़ेंगे उनके आप नाम ले करके अगर दावेदारी पेश कर रहे हैं तो आप करिए, आपका अधिकार है, आप मीडिया है। पार्टी इस बिंदु पे सहमत हो रही है कि सांसद जो हों वो उनमें से कोई दावेदार ना आए? देखिए, ये सब पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है, हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है। उसको किस तरह से विचारना है, तय करना है। हम सब का काम है सलाह देना, उस पर चर्चा करना, बातचीत करना। सब चीज़ें बातचीत से तय होंगी और जो तय होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। मैं कोई फोरकास्टिंग पे तो विश्वास करता नहीं हूँ। विजेंद्र जी, दिल्ली में अभी भी महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। आप तो भले कहे कि इन्होंने, लेकिन क्या बीजेपी को क्रेडिट लेना चाहिए? क्रूड ऑयल का अगर प्राइस गिर रहा है, उसके कारण पेट्रोल डीजल का दाम कम हो रहा है, तो क्या ये क्रेडिट बीजेपी? मैं तो इतना कहूँगा कि लोगों को ये पूरी उम्मीद और आशा है, जब अभी तक सरकार ने महंगाई रोकने के लिए जो कदम उठाए हैं उस पर जनता को ये पूरी उम्मीद और आशा है कि मोदी जी की सरकार, मोदी जी निश्चित रूप से गरीब की चिंता कर रहे हैं और महंगाई को रोकने का एक संकल्प अगर इस सरकार ने लिया है, आज तक की सरकार ने लिया है, तो वो मोदी जी की सरकार ने लिया। मोदी जी ने लिया पहले दिन चुने जाने के तुरंत बाद, जब बहुमत आ रहा था, काउंटिंग अभी पूरी भी नहीं हुई थी, तभी पार्टी ने अपना व्यू स्पष्ट कर दिया था कि हम भ्रष्टाचार और महंगाई दो मुद्दों पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते रहे और जिसके कारण आज कांग्रेस की स्थिति हुई है। और हम इन दोनों मुद्दों पर